बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 एस्टीमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। एस्टीमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा 6 है स्केड्यूल मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने एक बात की थी 1 पॉइंट एस्टिमेशन। अब यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये XYZ कंपनी है कोई वाटर की बॉटल की। लकीली जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा था मुझे ये चीज़ मिल गई यहीं पर। इसमें आप देखिए कि इस जो बॉटल है इसमें जो वाटर की जो लेवल बताया गया है, देखिए 500 ml और प्लस माइनस 500। अब देखिए अगर एक्यूरेट में ये प्लस माइनस को हम साइड पे कर लेते हैं और हम कहते हैं यार इसमें एग्जैक्टली 500 मिलीलीटर जो क्वांटिटी है वो है एग्जैक्टली, तो आपके पास मिलियंस प्रोडक्ट होंगे। इस बॉटल के मिलियन प्रोडक्ट्स, आप सब में 500 मिलीलीटर कैसे क्लेम कर सकते हैं? एग्जैक्टली कुछ ना कुछ प्लस माइनस ज़रूर होता है हर प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम ये प्लस माइनस को माइनस इसको मेंशन ना करें यहाँ पर, तो हम सोच भी नहीं सकते कि लीगली इसके कितने सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर ये आप मेंशन ना करें यहाँ पर, आप कहें ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली 500 ml का है एग्जैक्टली कैसे हो सकता है? कुछ तो प्लस माइनस डेफिनेटली होता है, लिक्विड है। आप एक ही लेवल को मिलियन प्रोडक्ट में कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये जो प्लस माइनस है इसने, ये वाटर की जो कंपनी है इन्होंने अपने आप को बहुत हद तक सेव कर लिया है ये मेंशन करके कि यार इसमें जो एक्सपेक्टेंसी है, इसमें जो एक्सपेक्टेड जो रेट है क्वांटिटी ऑफ वाटर का, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो मेंशन भी किया उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर, यहीं पे मेंशन है। तो इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 500 से थोड़ा सा प्लस है या थोड़ा सा माइनस है, तो इसी रेंज में वो कह रहे हैं यार इतना है। अगर कोई एग्जैक्ट 500 कह दे तो सरासर गलत है और ये अनरिलायबल अनरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी एस्टिमेशन की। प्लस माइनस PMI हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आपने एक छोटी सी रेंज ज़रूर बतानी है। तो वो डिस्कस अभी हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। 3 पॉइंट एस्टिमेशन है। देखिए अगर जैसे मैंने कहा है कि जब आप एक ही डेट बताएं, एक ही टाइम, एक ही पॉइंट बताएं, तो आपकी काफ़ी आप बड़ी गलती करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की काफ़ी कम रहेगी, एक्सपेक्टेशन। तो एक पॉइंट बताना, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कहा 1 पॉइंट एस्टिमेशन होता है, लोग यूज़ करते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से कतई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप 1 पॉइंट एस्टिमेट करें। रिकमेंडेड है 3 पॉइंट एस्टिमेशन, जो हम यहाँ पर अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट एस्टिमेशन में एक छोटी सी रेंज, जैसे हमने भी पिछले लेक्चर में बताया कि रेंज हम डिफाइन करेंगे। यार इसमें थोड़ा प्लस माइनस है। इसमें आपने 3 चीज़ें सबसे पहले जो है फाइंड आउट करनी है, डिटरमिन करनी है। एक चीज़ है, इसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, पेसिमिस्टिक वैल्यू और मोस्ट लाइकली। अब ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। मोस्ट लाइकली, जिस तरह हम कोई काम करते हैं उसमें हमें मोस्टली जो पब्लिक ओपिनियन या आपके एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप कहते हैं यार इस काम में कम से कम 4 दिन ज़रूर लगेंगे। मोस्टली आपके एक्सपर्ट, आपके जो कुलीग हैं वो भी इस पे एग्री करते हैं कि हाँ यार इस काम पे जो है 4 दिन लगने हैं। ठीक है। आपका एक दूसरा दोस्त है, वो कहता है यार इस दफ़ा 4 दिन नहीं लगेंगे, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम जो है इसको जल्दी कवर कर लेंगे। हम उसे कहते हैं यार जल्दी हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, कहते हैं यार मैं 2 दिन में कवर कर लूँगा। और आपका दूसरा कोई दोस्त है वो कह रहा है नहीं यार सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि हम कर लें, हमारे हिसाब से 6 दिन लगने हैं। पेसिमिस्टिक वैल्यू। अब देखें ये ओपिनियन आपके पास, इसी तरह एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी आपको। मोस्टली बाज़ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी फील्ड को लेके, वो कह रहे हैं यार 2 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगा। मोस्टली लोग कह रहे हैं यार कम से कम 4 दिन लगने हैं। पेसिमिस्टिक लोग कह रहे हैं नहीं यार सिचुएशन ऐसी है कि 6 दिन से कम नहीं लगने वाले। अब ये 3 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए एस्टीमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेशन में मोस्ट लाइकली को लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक को लेंगे और पेसिमिस्टिक लेंगे। तो उसको ओ से, ऑप्टिमिस्टिक ओ एंड पेसिमिस्टिक प्रेजेंटेड विद P एंड मोस्ट लाइकली विद M। 3 वैल्यू हमने उठा लिए। ठीक है। अगर हम एक रेंज बताते हैं तो उसके अंदर हम डेफिनेटली क्लेम करें इसमें अनसर्टेनिटी और रिस्क का फैक्टर हो सकता है और हम उसको एग्री भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। यार इसके अंदर रिस्क का फैक्टर भी है, अनसर्टेनिटी भी है, अगर वो आकर होगी तो इस रेंज में ये चीज़ एस्टिमेट इतना होगा। ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा रेंज बता रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मोस्ट लाइकली कितना है 4 दिन और कितना उसमें प्लस माइनस हो सकता है, आप कह रहे हो यार
तो इस 4 में से 3 तो प्लस माइनस हो सकता है। यार 3 प्लस माइनस एक बहुत बड़ी रेंज आप बता रहे हैं, आप तकरीबन 50-60% का आप रेंज बता रहे हैं, उसके अंदर गैप बता रहे हैं, इतना बड़ा गैप। तो जितना ज़्यादा गैप होगा रेंज के अंदर, तो वो एक्टिविटी रिस्की भी होगी और उसमें अनसर्टेनिटी का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को समझना पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से ज़रूरी है। जिस चीज़ में गैप ज़्यादा होता है तो उसमें रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होता है। चलें इसको अभी आगे मज़ीद इसको एलेबोरेट करते हैं। इसका जो फार्मूला है, 3 चीज़ें हैं। एक है ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में आपने पेसिमिस्टिक की, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक को लेकर डिवाइड बाय 3 कर लीजिए। तो ये ट्राइएंगुलर फार्मूला। एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका ये एक पहला फार्मूला आ गया। इसे ट्राइएंगुलर कहते हैं। इसी के साथ है बीटा वैल्यू। बीटा में हम ये कहते हैं यार मोस्ट लाइकली को थोड़ी वैल्यू दीजिए। यार जो ज़्यादा लोग जो कह रहे हैं यार ये काम 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है 4 दिन में इसको हम ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला P-O डिवाइड बाई 6। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ये फार्मूला आपको याद हो तो किसी एंगल से भी पूछें तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। मोस्टली हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करते हैं मोस्टली, और पीएमआई भी इसी को प्रेफर करती है। ट्राइएंगुलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेफर्ड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फार्मूला ये है। तो चलें थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ है हमारे पास। अब देखें एक्टिविटी देख लीजिए, इसकी पेसिमिस्टिक वैल्यू देखें कितने दिन लगने यार, इसमें 47 डेज़ लगने वाले। अच्छा मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं यार 27 डेज़ लगेंगे। ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या कह रहे हैं यार मैं तो 14 दिन में कवर कर लूँगा। ओके फाइन। तो हमारे पास हर एक्टिविटी के अगेंस्ट पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम फाइंड करते हैं कि एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी होगी हर एक की। तो इसकी 29.33 और 63.33, 43.66 एंड 60। फार्मूला यहाँ पर वही यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमने ये यूज़ किया ट्राइएंगुलर। बीटा के अंदर अब देखिए, अगर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू देख कितनी, तो ये भी इसी के राउंड अबाउट कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिए, अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे पास आंसर आया एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन का बाय यूजिंग द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वैल्यू इज़ मच क्लोजर देन दिस वैल्यू मोस्ट लाइकली, क्योंकि इसको हमने वैल्यू दी हुई है। एक्सपर्ट ओपिनियन हमें ये कहती है कि यार इतने दिन लगने वाले हैं, फिर ये लोग पेसिमिस्टिक और ये लोग ऑप्टिमिस्टिक, तो हम ज़्यादा वैल्यू मोस्ट लाइकली को देते हैं कि हमारे एस्टिमेट्स ज़्यादा वाइडर ना निकल जाएं, हम ज़्यादा पेसिमिस्टिक साइड की तरफ जो है झुकाव ना आए, या ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू की तरफ हमारी टेंडेंसी ज़्यादा ना हो जाए, तो हम मोस्ट लाइकली को ज़्यादा वैल्यू दे के बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो ये ही इसकी रीज़न थी कि पीएमआई बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों प्रेफर करती है। कहती है जो एक्सपर्ट ओपिनियन है मोस्ट लाइकली आप उसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्टिविटीज़ है हमारे पास, उसके साथ पेसिमिस्टिक वैल्यूज़ हैं, मोस्ट लाइकली है और ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ हैं। इसके साथ एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके फाइंड आउट किया, उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी मेंशन है क्या होगा, यही स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी एक्टिविटी एस्टीमेट ड्यूरेशन में प्लस माइनस करके प्रेजेंट की जाएगी। उसी के अंदर प्लस माइनस इतनी रेंज है, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और इसी के साथ प्लस माइनस करके 5.5 कर सकते हैं, इसी के साथ इसके साथ 8.0 प्लस माइनस कर सकते हैं, इसके साथ 1.5 प्लस माइनस और इसी के साथ 2.167 प्लस माइनस कर सकते हैं। यार इस एक्टिविटी में इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, या प्लस की तरफ चली जाएगी बात या माइनस की तरफ चली जाएगी। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है इस वैल्यू से हमने माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया, माइनस प्लस। तो ये हमारे पास रेंज है। पीएमआई हमेशा आपको रिकमेंड करती है कि जब भी आप किसी भी एक्टिविटी की एस्टीमेट बता रही हैं इन टर्म्स ऑफ स्केजल, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, दोनों में ये यूज़ होता है कि आप रेंज कितनी रख रहे हैं। तो रेंज यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 4 एक्टिविटीज़ हमारे पास सामने हैं, ABCD 4 एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा रिस्की कौन सी है, मेरा क्वेश्चन ये होगा। हमने इससे फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हमें यहाँ मोस्ट रिस्की एक्टिविटीज़ का पता चलेगा।
कि जिसकी जो रेंज है, जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका भी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिस्कियर है। यार आपकी मीन पॉइंट से हम इतना प्लस जा रहे हैं और इतना माइनस जा रहे हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इस अमाउंट को मिलियन डॉलर्स में अगर कहूँ तो बहुत बड़ी अमाउंट बढ़ती है, या इसमें मैं कहता हूँ ईयर्स, ये आपका जो यूनिट है वो ईयर्स में है, तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है इसमें। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो तो आपने फ़ौरन क्लिक करना है उस पर कि ये एक्टिविटी हमारी रिस्कियर है और इसमें अनसर्टेनिटी का लेवल ज़्यादा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी टिप है आपके लिए। फर्दर इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? बॉटम में जो एस्टिमेट्स है यूज़ कर सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के सबसे बॉटम लेवल से आप एस्टिमेट्स को एस्टिमेट कीजिए एक्टिविटीज़ को, और उसको वाइंड अप कीजिए ऊपर जो अपर लेवल है वहाँ पर हम लेके जाते हैं, तो इसे कहते हैं बॉटम अप। इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रहती है, रिकमेंडेड भी है, मोस्टली कहते हैं रिकमेंडेड है कि आप बॉटम अप को भी यूज़ कीजिए। फिर डाटा एनालिसिस में ये होता है अल्टरनेटिव एनालिसिस। अगर हम इस सॉफ्टवेयर को खुद बनाएं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर हम इसको आउटसोर्स करते हैं फिर हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर हम खुद बनाते हैं तो इसमें रिस्क का फैक्टर कितना होगा, अगर आउटसोर्स करते हैं तो रिस्क कौन मैनेज करेगा। तो जितना रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा तो हम ये कहते हैं हम रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। अल्टरनेटिव में हम अपॉर्चुनिटी को कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हमें दिए गए उसके अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, या वो रिस्क हम कवर नहीं कर सकते, जो कंस्ट्रेंट्स जो लिमिटेशन है हमारे प्रोजेक्ट की, तो हम अल्टरनेटिव एनालिसिस करके फाइंड आउट करते हैं कि अदर वेज से अगर इसको आउटसोर्स करें, या हम इस प्रोडक्ट को कंप्लीट परचेज कर लें, या इसको हम किसी और टर्म से कंसल्टेंसी के अंदर लेकर आएँ, तो हमें कितनी उसमें हमें कंपनसेंसी उसमें कितना हमें जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एनालिसिस। रिजर्व एनालिसिस में हर एस्टीमेट्स के अंदर अपने कंटीजेंसी रिजर्व्स और मैनेजमेंट रिजर्व देखते हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ इसको हम रिस्क मैनेजमेंट में अलग से तफसील से इसको डिस्कस करेंगे, रिस्क रिजर्व एनालिसिस को। डिसीजन मेकिंग में सारी जो जैसे हमने शुरू में कहा कि एस्टीमेट जो है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम करेगी, तो टीम को साथ लेकर आपने एस्टीमेशन में लेके चलना है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक वैल्यूज़ जो कलेक्ट की जा रही हैं वो कलेक्टिवली जो है पब्लिक ओपिनियन, जो एक्सपर्ट ओपिनियन, सबको सामने रख कर सारे फैक्टर्स को, सारे एक्सपर्ट्स जो है फैसिलिटेशन ग्रुप जो है उसको बिठाकर सबके सामने इन चीज़ को डिसाइड किया जाए। तो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। आउटपुट के अंदर हमारे पास जो एस्टीमेट का जो आपने एस्टिमेशन कैसी की है, किस बेस पे की है, रिस्क लेवल क्या था उसका, आपने उसमें हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड यूज़ किया वो कितना पुराना था, उसमें कितनी एक्यूरेसी थी, कितने अनसर्टेनिटी के लेवल कितना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है इस एस्टीमेट्स पे। तो ये हमारी ये बेस होगी एस्टीमेट्स की। जब हम डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे कि ये मेरा एस्टीमेट है, तो उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी आपने लिखना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा कि इस पे रिस्क एनालिसिस पे कितना काम किया आपने, रिस्क मैनेजमेंट में कितने हद तक किया, एजम्पशंस कितनी थी, एजम्पशन लॉस को अपडेट करेंगे, साथ में रिस्क रजिस्टर अपडेट होगा और एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स होगी। इस लेवल पे मे भी हमारे पास हर एक्टिविटी में रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम न्यू चीज़ों को, नई चीज़ों को उसके अंदर इंटीग्रेट करें अपनी हर एक्टिविटी के अंदर। अब ये प्रोसेस ये है कि एस्टीमेट करते हुए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुरू में आपने जो एस्टीमेट आपको दिया गया प्रोजेक्ट चार्टर पे, उस पर रिलाई नहीं करना, हमने उसके प्रोजेक्ट चार्टर को लेकर अपनी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करना है। उसके बाद अगर उसमें कोई गैप है तो उसको हमने रिकंसाइल करना है सीनियर मैनेजमेंट के साथ। तो और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हमने रियलिस्टिक स्केड्यूल और बजट को लेकर चलना है। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। थैंक यू सो मच। लेक्चर जो एस्टीमेट एक्टिविटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।